नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भारत का मानसून तंत्र। ठीक है, भौतिक प्रदेश हमने कंप्लीट कर लिए हैं। भारत के मानसून तंत्र का आज अपने पार्ट नंबर 01 है। तो भारत के मानसून तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, मानसून जो शब्द है वो अरबी लैंग्वेज का है। कौन सी भाषा का शब्द है ये? अरबी भाषा का शब्द है। और अरबी भाषा का कौन से शब्द से मिलकर बना है? तो अरबी भाषा का शब्द है मौसिम। ठीक है, मौसिम शब्द से क्या बना है? आपका ये मानसून शब्द बना है, और जिसका अर्थ है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना है। ठीक है, मतलब पवनों की दिशा मौसम के अनुसार उलट जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? मौसिम बोलते हैं। सबसे पहले अल मसूदी ने बताया था कि हिंद महासागर में पवनों एवं धाराओं की दिशा में मौसम के अनुसार क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो ये बात किसने कही थी? अल मसूदी ने कही थी। अल मसूदी ने क्या कहा कि भाई महासागर में जो हवाएं हैं वो धाराओं की जो दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है। ठीक है, और भारत में ग्रीष्म काल में चलने वाली दक्षिण पश्चिमी हवाओं को तो दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, और शीतकाल में चलने वाली उत्तरी पूर्वी हवाओं को उत्तरी पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून कहते हैं। कैसे? जैसे एक रफ मैप देखते हैं। मैप लेते हैं, मैप इधर मिल जाएगा, ये रहा। अब जैसे ये भारत में, इसको करते हैं पहले थोड़ा सा रफ, एक सेकंड रुकना। ये दूसरा ये लेते हैं। अब इसमें जैसे ऐसे बना लें, ये पूरा का पूरा ऐसे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? पढ़ो वापस कि भारत में ग्रीष्म काल में चलने वाली दक्षिणी पश्चिमी हवाओं को दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। कैसे? ये ऐसे, ये इधर दक्षिण और ये इधर पूर्व हो गया और ये इधर हो गया पश्चिम। तो ग्रीष्म काल में ऐसे दक्षिण पश्चिम ऐसे हवाएं चलती हैं, उसको तो बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, और शीतकाल में चलने वाली उत्तरी पूर्वी हवाओं, जो उत्तर पूर्व की दिशा में चलती है हवाओं, उनको क्या बोलते हैं? उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। शीतकालीन मानसून भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो शीतकाल में ये इस प्रकार से है। लौटते टाइम की बात बताऊं, अभी तो ये ऐसे हिमालय की तरफ जैसे जाता हुआ है, और लौटता हुआ कैसे होता है? देखो, ये शीतकालीन मानसून ऐसे उत्तर पूर्वी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। भारत में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि भारत में अधिकांश वर्षा किस प्रकार के मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अब देखो, ये बताया हुआ है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून अरावली के क्या है? समानांतर है। देखो, जैसे ये अपना इंडिया है, इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में अरावली बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये अरावली श्रेणी है, कहाँ पर है? ये वाली अरावली श्रेणी। अब अरावली श्रेणी किस प्रकार से? तो थोड़ा पेन लेते हैं, पहले एक बनाते हैं ऐसे, थोड़ा अलग कलर से बनाते हैं, इसको छोड़ो, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये इधर क्या है? पश्चिम है आपका, और ये इधर क्या है आपका? दक्षिण है। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम में से ऐसे हवाएं आती है, तो ये हवाएं क्या? अरावली ऐसे है पूरी की पूरी। जैसे रेड कलर से दिखाऊं तो मैं आपको, ये ऐसे अरावली है। तो जो दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं आएगी वो इस अरावली के समानांतर गुजर जाएगी। ठीक है, अरावली के समानांतर गुजर जाएगी, और इनको बारिश करने के लिए कोई भी क्या नहीं मिलेगा? इनको बारिश करने के लिए कोई भी अवरोध नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिला इनको? अवरोध नहीं मिला। अवरोध मतलब जो इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करे और वहाँ पर बारिश हो, ऐसा अवरोध नहीं मिलता है। जिसकी वजह से राजस्थान के ऊपर से आप देखना कि जो बादल है वो बादल गुजरते हैं, लेकिन क्या नहीं करते? वो बरसते नहीं है, सीधे सीधे क्या हो जाते हैं? गुजर जाते हैं। और ये गुजर जाते हैं ऐसे बादल सीधे सीधे, और इसी वजह से राजस्थान वगैरह में क्या होती है? बारिश ना के बराबर होती है, बहुत ही कम बारिश होती है पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, अब देखो, ये अरावली के समानांतर, ये दक्षिण पश्चिम मानसून की ये जो हवाएं चल रही है, ये क्या है? इसके समानांतर है। और देखिए, और ये इधर बंगाल की खाड़ी है, ये इधर हिंद महासागर है, और ये इधर अरब सागर है, और इधर से दक्षिण पश्चिमी मानसून आ रहा है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो अरब सागर से उड़ता है, ऐसे अरब सागर से। अब देखिए और क्या बात है? भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत किसने दिए हैं? तो देखो, एक तो तापीय सिद्धांत है जो एडमंड हेली ने दिया था 1686 में, और ये ब्रिटिश विद्वान थे, इसके साथ डडले, स्टॉम्प, बेकर वगैरह। और विषुवतीय पछुआ पौने सिद्धांत ये प्लॉन ने दिया था। जेट स्ट्रीम सिद्धांत है वो येस्ट और कोटेश्वरम ने दिया था, ये भारतीय थे। और जो पश्चिमी अल नीलो सिद्धांत है ये गिलबर्ट वॉलकर का है। तो इनका थोड़ा सा नाम ध्यान में रखना आप, कि जैसे जेट स्ट्रीम सिद्धांत है वो किसने दिया? तो ये येस्ट और कोटेश्वरम ने दिया था। ठीक है,
और अल नीनो सिद्धांत किसने दिया? तो गिलबर्ट वॉल्कर ने दिया था। अल नीनो सिद्धांत गिलबर्ट वॉल्कर, तो ऐसे लिखा करो अल नीनो सिद्धांत। अल नीनो सिद्धांत तो ये किसका है? तो अल नीनो सिद्धांत है आपके गिलबर्ट वॉल्कर का, ठीक है, गिलबर्ट वॉल्कर। और जो जेट स्ट्रीम सिद्धांत है ये किसने दिया था? जेट स्ट्रीम सिद्धांत ये है आपका येस्ट कोटेश्वरम, येस्ट कोटेश्वरम है। और विश्ववतीय पछुआ पवन सिद्धांत किसने दिया था? ये प्लॉन ने और एडमंड हेली ने तापीय सिद्धांत। अब देखिए तापीय सिद्धांत क्या कहता है। सबसे पहले जो तापीय सिद्धांत है जो कि एडमंड हेली ने दिया था, किसने दिया था? एडमंड हेली ने, ठीक है, 1686, तो इसने दिया था ये तापीय सिद्धांत। इसको समझते हैं। देखो ये इधर निम्न दाब का क्षेत्र वगैरह ये क्या है? ये पेटियाँ हैं, ठीक है। ये पेटियाँ किस प्रकार से बताते हैं आपको। पहली बात तो इस सिद्धांत के अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति का मुख्य कारण है वो तापमान। अब तापमान कैसे बताऊं? देखो जैसे यहाँ से ये 0 डिग्री है, तो इधर क्या होता है, जैसे सूर्य सीधा चमकता है, इसके ऊपर सीधी किरणें पड़ती है, आके सीधी किरणें पड़ती है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा। तापमान ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हवा कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है हवा। गर्म होने की वजह से हवा हो जाती है हल्की। हल्की हवा है वो ऊपर उड़ जाती है, ऊपर उड़ जाती है, तो यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। और इधर जाएंगे तो जैसे 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 यहाँ तो पूरा आपको पता है ये ध्रुवों पर तो एकदम बर्फ़ जमी हुई रहती है, तो इधर तो बहुत कम है टेम्परेचर, तो यहाँ पर दाब क्या रहता है? ज़्यादा। तो ज़्यादा दाब से हवाएं किस तरफ आती है? इस तरफ। और नीचे से किस तरफ जाती है? ये ऐसे चलता है इसका सिस्टम। ये उच्च दाब का क्षेत्र है तो हवाएं ऐसे आएगी ना यहाँ पर, तो यहाँ से ऊपर उठेगी, तो ऐसे ये चलता रहता है इनका सर्कल। ये ऐसे जाती है, ये ऐसे वापस आती है, तो ये सिद्धांत चलता है। तो ये है तापीय सिद्धांत। बोलता है कि ये मानसूनी हवाएं ऐसे ताप की वजह से बनती है जहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है। जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पर हवा हो जाएगी गर्म होकर हल्की हो जाएगी, हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी, और वहाँ पर रहेगा वायुदाब कम। और जहाँ पर जो ठंडा रहेगा एरिया, और वहाँ पर क्या होगा? तापमान की कम होने की वजह से वहाँ पर वायुदाब क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है, इससे यहाँ एक वृहद निम्न भार का निर्माण होता है, ठीक है। मतलब निम्न दाब का क्षेत्र का निर्माण होता है। क्यों? सूर्य की सीधी किरणें जैसे यहाँ पर लंबवत पड़ेगी तो पड़ने से वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हवा हल्की होकर ऊपर उड़ जाएगी और निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। 21 जून को सूर्य है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखना। और केरल के नियम फेरल का नियम है, कोरियोलिस बल के कारण दक्षिण गोलार्ध से आने वाली पवनों की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तरी गोलार्ध में आने के बाद दाहिनी ओर मुड़ जाती है। इसे ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। कैसे? अब देखो दक्षिणी पश्चिमी मानसून कैसे, इसको मैं आपको एक मिनट थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे ये मानसून का यहाँ पर बना हुआ है, ये देखो, ये इधर ये निम्न दाब का क्षेत्र, और ये सूर्य सीधा चमकता है यहाँ पर। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा 21 जून को, इधर अरब सागरीय शाखा, इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा। और देखो ये अरब सागरीय शाखा है, ये तो इस प्रकार से मानसून पूरा चलता है, ये हवाएं इस प्रकार से चलती है, ठीक है। और ये तो है अपना अलग सिस्टम है, ठीक है, ये अपना अलग जा रहे हैं। अब क्या होता है, एक इधर हिंद महासागर से उड़ता है, ये हवाएं पहले तो ऐसे चलती है, पहले ऐसे चलती फिर इधर मुड़ जाती है, फिर इधर मुड़ती है, इधर चलती है, और इधर चलने के बाद फिर वापस ऐसे चली जाती है, और इधर फिर ये बंगाल की खाड़ी और इधर ये हिमालय इनसे टकराती है, इधर खूब बारिश करती है। तो अब ये ऐसे क्यों होता है? ऐसा किस वजह से होता है? तो इसलिए इसके बारे में बताते हैं कि जो फेरल था उसने कोरियोलिस बल नाम का दिया था। फेरल ने कोरियोलिस बल, ठीक है, फेरल ने नियम दिया था, कौन सा? कोरियोलिस बल का नियम। कोरियोलिस बल का नियम ये क्या था? ये बोले कि जो पृथ्वी का जो ये जैसे ये ग्लोब है, इसका जो ये घूर्णन होता है, इसका क्या होता है? जो ये घूर्णन होता है, इस घूर्णन की वजह से, ये घूर्णन जो होता है, इस घूर्णन की वजह से क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध से जो आने वाली जो पवनों की दिशा है वो दक्षिण पूर्व से उत्तरी गोलार्ध में आने के बाद में दाहिनी ओर मुड़ जाती है। किस तरफ मुड़ जाती है? दाहिनी ओर मुड़ जाती है। और इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा कि भाई ये इस तरफ से जो हवाएं आती है वो यहाँ आने के बाद ऐसे दाहिनी ओर ऐसे मुड़ जाती है। और इसी को ये किसके कारण होता है? ये कोरियोलिस बल के कारण होता है। कोरियोलिस बल है वो पृथ्वी घूर्णन के कारण लगता है, ठीक है, और कोरियोलिस बल के कारण होता है। और ये जो नियम है वो किसने दिया था? फेरल का नियम बोलते हैं इसे, और ये नियम फेरल ने दिया था, बताया इसकी वजह से होती है। और ये बोले कि जब ये वापस आती है ना भाई, लौटता हुआ मानसून, अभी तो ये गर्मी की बात हो रही है, देखो ये गर्मी का ये लिखा हुआ है यहाँ पर 21 जून, ठीक है,
ये गर्मी की बात हो रही। अब ये जब वापस लौटेगा ना तो भी ऐसे ही होगा। देखो ये शीतकालीन मानसून, तो बोले कि वापस आते वक्त यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। अब उस दाब का क्षेत्र क्यों बनेगा वो भी मैं बता दूँ। अभी तो ये गर्मी है तो यहाँ पर सूर्य सीधा चमक रहा है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर तापमान बढ़ गया और हवा जो हल्की होकर ऊपर उठ गई और यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन गया। लेकिन अब सर्दियों में यहाँ पर उस दाब का क्षेत्र बन गया, तो यहाँ से पवनें वापस रवाना होगी भाई, चलो यहाँ से, तो ये आएगी ना, तो भी ये इस प्रकार से ही आएगी। तो इस प्रकार से आएगी ना, तो ये यहाँ पर तमिलनाडु और इस एरिया से निकलेगी। तो इसी वजह से सर्दियों में यहाँ पर बहुत अच्छी खासी बारिश होती है, ठीक है, अच्छी खासी बारिश होती है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और वापस ये डायरेक्शन भी, ये भी कोरियोलिस बेल्ट, ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून, लौटता हुआ मानसून कहते हैं, तमिलनाडु के तट पर वर्षा करता है और इधर बन जाता है निम्न दाब का क्षेत्र उस। तो ये इस प्रकार से आप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। ये यदि देखो इस प्रकार के एकदम शानदार आप ऐसे नोट्स चाहते हो कि हम इनके प्रिंट वगैरह निकालें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सीधा का सीधा पूरी की पूरी इंडिया ज्योग्राफी का प्रिंट निकाल लेना, आपको एकदम बढ़िया तरीके से शानदार एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। इससे आपका टाइम भी बचेगा, वरना इतने मैप वगैरह कब बनाओगे, अब 2-2.5 महीने में तो एग्जाम है, ठीक है, तो फिर इतना टाइम नहीं है। तो आप प्रिंट निकालो, सीधा वीडियो को 1.5 गुना जो प्ले स्पीड करके और आराम से आप इसको देख सकते हो, और प्रिंट है वो अपने पास आगे निकाला हुआ रखो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो पार्ट नंबर 2 है वो अपना यहाँ से शुरू होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।